या हिंदी में जिसको राज्य कहते हैं, वो उसका कैरेक्टर क्या था, वो क्या उभर कर आया पिछले 12 साल में या उससे पहले। अगर ऐसा है तो जो स्टेट है उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जिसे हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल नैरेटिव कहते हैं। आखिर वो कौन सी बातचीत थी जिसके जरिए जिस पर कि एक कहीं पर एक कंसेंसस था। आमतौर पर हम पॉलिटिक्स में कंट्राडिक्शन देखते हैं, हम विरोधाभास देखते हैं, हम झगड़े देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल क्लास में कंसेंसस भी होता है। मुझे लगता है कि 12 साल में वो कौन सा कंसेंसस था हम उसको जाने। और अगर इन दो सवालों का हमने जवाब दे दिया तो तब शायद हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी बचती है कि हम जो मुसलमान हैं उनके बारे में बात करें। मुसलमानों पर बात करने से पहले मैं एक बात और साफ कर दूं, मैं रिसर्चर हूं। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो 20 करोड़ हैं, और वो 20 करोड़ अलग अलग स्टेट्स में हैं, अलग अलग जबानें बोलते हैं, हाईली डाइवर्सिफाइड हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर, इस तरह के सारे मुद्दे उनमें हैं। तो हम इस तरह का स्वीपिंग जनरलाइजेशन ना करें कि जैसे हम यूपी या दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की बात कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बारे में सेंसिटिव होने की जरूरत है। अब अगर 2012 साल को हमने अपना आज मान लिया, तो मुझे लगता है कि 12 साल में एक चीज बहुत दिलचस्प आई है, और सैयद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो प्लानिंग कमीशन में थी, कि स्टेट का एक नेचर बदल गया। ये हिंदू मुसलमान या मुसलमान का एक टारगेट होना, ये कहीं ना कहीं पे किसी बड़ी प्रोसेस का हिस्सा है, ये छोटी प्रोसेस नहीं है। और वो बड़ी प्रोसेस कहीं ना कहीं पे स्टेट के जो कैरेक्टर है उससे जुड़ी हुई है। 1991-92 में हमने एक बहुत दिलचस्प काम किया था जिसको हम सभी लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से जानते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये अब अजीब बात लगेगी कि हम मुस्लिम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात मैं शुरू कर रहा हूँ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से। वो ये क्योंकि उसके बाद से स्टेट ने अपने आप को अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। तमाम सरकारों ने, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने अपने आप को अलग तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। स्टेट ने हमसे ये कहना शुरू किया कि जो वेलफेयर होता है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्टेट ने दो चीजों में फर्क किया, एक हमारी इकोनॉमिक लाइफ और एक हमारी पॉलिटिकल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में हमें ये बताया गया, हमारी इकोनॉमिक लाइफ में ये बताया गया कि मार्केट जो है, बाजार जो है, वो अपने आप में इतना ताकतवर होता है, इतना सेल्फ रेगुलेटरी होता है कि उसमें किसी भी तरह के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में ये बताया गया कि क्योंकि आप मजबूर हैं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज आप तक आ रही हैं आपकी जो मजबूरी है उसको समझते हुए उसको दूर करने के लिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में बिना वेलफेयर किए पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इसलिए जो नया स्टेट 1991 के बाद से आया, उसने ये कहना शुरू किया कि जो भी इकोनॉमिक स्फेयर में हो रहा है, जो इकोनॉमिक दायरे में हो रहा है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। आप वहां पर सिटीजन के रूप में जाइए। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, आप दलित हैं, आप औरत हैं, तो उसके लिए हम कुछ कुछ आपको सुविधाएं दे देंगे। जो मोदी स्टेट आया उसने इसमें एक नई चीज ऐड कर दी, और जो शायद हम सभी लोग सुनते हैं और कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी कहा, जिसको कहा जाता है लाभार्थी। एक लाभार्थी वर्ड आपने सुना होगा, यानी वन टाइम ग्रांट। हम आपको वन टाइम ग्रांट देंगे और उस वन टाइम ग्रांट में आपके पास एक गैस का सिलेंडर आ जाएगा, यानी उज्ज्वला स्कीम। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स। और कल जो हुआ वो 15,000 रुपए जो नए लोग जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे उनको वन टाइम ग्रांट, लेकिन सिर्फ ये वन टाइम है। तो जो यूपीए के जमाने में जो सेक्टोरल टाइप का वेलफेयरिज्म था और जो एनडीए के जमाने में जो वेलफेयरिज्म है, उसमें बुनियादी फर्क जो है वो ये है कि वो राइट बेस्ड था। अगर मनरेगा की बात करें तो वहां पर आपका ये अधिकार था कि आप वेलफेयर सरकार से मांग सकते हैं। यहां पर ये जिसे अंग्रेजी में बेनेवोलेंस कहा जाता है, चैरिटी कहा जाता है, तो जो वो की जा रही है। तो आज जो स्टेट हमारे सामने है उसको जो मैं नाम देता हूं चैरिटेबल स्टेट बोलता हूं मैं। और ये चैरिटेबल स्टेट बराबर ये कह रहा है नहीं है, हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर ऐसा फैसिलिटेशन चलेगा तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि आखिर आपका स्टेट का नेचर बदल गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब स्टेट फैसिलिटेटर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में नहीं रहता, वो पॉलिटिकल स्फेयर में भी आता है। और जब वो पॉलिटिकल स्फेयर में आता है तो वो दो या दो से ज्यादा ग्रुपों के झगड़े को दूर करने की एजेंसी बन जाता है। तो पिछले 12 सालों में स्टेट ने अपने आप को दो या दो से ज्यादा
जो ग्रुप्स हैं उनकी लड़ाई को सॉल्व करने वाली एजेंसी के रूप में पेश किया है। पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात इसके अंदर ये थी कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वहां पर एक कंसेंसस उभर कर आया 2010 के बाद। वो क्या था कि नेशनलिज्म जो था वो एक डोमिनेंट नैरेटिव के तौर पे हमारे सामने आया। याद रखिए कि नेशनलिज्म को डोमिनेंट नैरेटिव बनाने का काम बीजेपी ने नहीं किया। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से आई, उसने तिरंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी सिंबल्स को रिवाइव किया और ये कहने की कोशिश की कि नेशनलिज्म अपने आप में एक बहुत ताकतवर चीज है और जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो नेशनलिज्म के चारों तरफ घूमना चाहिए। बीजेपी ने उसको एक नई समझ दी जिसको मैं कहता हूं हिंदुत्व नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म को हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में या के संदर्भ से समझना और उसको डिफाइन करना। ये बड़ी पिक्चर थी और इस बड़ी पिक्चर से जो चीज उभर कर आई वो ये थी कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। चैरिटेबल स्टेट पर पूरी पॉलिटिकल क्लास का एक एग्रीमेंट है, यानी वो स्टेट जो कि बीजेपी रूल्ड नहीं है वहां पर भी इसी तरह से वेलफेयर स्कीम्स लागू की जा रही हैं। यानी आपकी जो बुनियादी आर्थिक सवाल हैं या बुनियादी इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो आपको मार्केट में जाकर सॉल्व करने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं पर जब आपके पास कोई समस्या आएगी तो आप पॉलिटिकल क्लास के पास जाएंगे और वो एक नई स्कीम आपको लाकर दे देंगे। इस पर एक एग्रीमेंट है। दूसरा एग्रीमेंट है नेशनलिज्म पर, जिसमें ये माना जा रहा है कि बिना ये सेकुलरिज्म हम भूल गए। याद रखिए कि इससे पहले जो नैरेटिव था वो सेकुलर कॉम्युनल का था। 2010 के बाद धीरे धीरे सेकुलरिज्म कहीं चला गया और अब जो नैरेटिव है उसमें जो एक्सेप्टेंस है वो नेशनलिज्म का है। अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में जो मुसलमान है उनकी प्लेसिंग क्या है? आखिर अगर ये बड़ी बात है तो इसमें मुसलमानों की प्लेसिंग क्या है? तो मुसलमान दो तरह से आते हैं। डोमिनेंट नैरेटिव में उन्हें इनविजिबलाइज कर दिया जाता है, यानी वो है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास में आप जितनी भी तस्वीरें देखेंगे उसमें मुस्लिम फिगर नहीं होता। याद रखिए कि जो सिंबल्स है उनकी बहुत ताकत होती है। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक नारा दिया जाता था और उसके अंदर जो 4 फिगर्स होते थे उसमें एक टोपी वाला, एक सिख, एक ईसाई एटसेट्रा, वो उस तरह से आते थे। लेकिन सबका साथ सबका विकास के जितने भी पोस्टर्स आए हैं उसमें मुस्लिम फिगर गायब है। तो इसका मतलब एक प्रोसेस ऑफ इनविजिबलाइजेशन, यानी छुपा लो। या दूसरी तरफ जो मुसलमान आते हैं वो इस तरह से आते हैं जैसे कि वो जो नेशनलिज्म है उसके कहीं ना कहीं पे मुखालिफ हैं। ये सवाल जो भी बातें मैंने कही ये सब बातें हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि मैं रिसर्चर हूं इसलिए मुझे लगा कि इन सवालों को हमको सर्वे रिसर्च की तकनीक है, इससे जानना चाहिए कि क्या वाकई हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि हिंदू अपनी जो प्रोग्रेस है, अपने आप को नौकरी ना मिलने की वजह मुसलमानों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो हमने ये 24 स्टेट्स में ये पिछले 17 से और 19 के बीच में एक सर्वे किया था। फिर इसी तरह के कुछ सवाल हमने 2024 के जो सर्वे था उसमें भी पूछे थे और जो जवाब मिले बहुत दिलचस्प थे। 60% हिंदूज का ये मानना है इस मुल्क में कि हमारी जो प्रोग्रेस है या हमें नौकरी नहीं मिल रही है या जो भी हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। 60%। कुछ बहुत कम यानी 20% के आसपास ये कहते हैं कि ऐसा है और बाकी जो है इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से एक और जो आंकड़ा है वो ये है कि क्या जो ये मुल्क है ये सिर्फ हिंदुओं का है? ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं 96 से अब तक, और इसमें तकरीबन 90% हिंदूज का ये कहना होता है कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये सबका है। और एक अच्छा हिंदू होने की क्या पहचान है? अच्छा हिंदू होने की ये पहचान है कि वो मुल्क के लिए ईमानदार हो और सभी मजहबों की इज्जत करे। अब ये दो फाइंडिंग्स अलग अलग हैं। एक तरफ तो एक चीज है जिसे हम माहौल कहते हैं, जिस माहौल में मैं खुद अगर मेट्रो में सफर कर रहा हूं और मुझे कोई मुसलमान फोन करके सलाम कहे तो मुझे वालेकुम अस्सलाम कहने में डर लगता है। मांगते हैं सिस्टमैटिकली, जब आप पूछते हैं तो आपको दूसरी तरह की चीजें आती हैं। तो कहीं ये कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं ये गड़बड़ है क्या? और इसका जवाब बहुत सीधा सा ये है और वो थोड़ा सा स्लाइटली थ्योरेटिकल है
जवाब ये है कि एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, और वो कॉमन सेंस बनता है उस माहौल से जिसमें हम रह रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में हम उसी तरह बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज होती है जिसे हम यकीन या बिलीफ कहते हैं। तो आम तौर पर हमने ये पाया, मैंने बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू किए लोगों के साथ अलग अलग स्टेट्स में जाकर, और मैंने ये पाया कि जो पहले 10 मिनट आप बात करते हैं लोगों से, तो उन पहले 10 मिनट के अंदर लोग कॉमन सेंस के जवाब देते हैं। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जब चीजें ठहर जाती हैं, तब जवाब जो है बिलीफ किया जाता है। अरे नहीं यार, शुरुआत इसी तरह से होती है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही, हाँ साले मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप लगातार उन तरह के सवालों को पूछते हैं, तो नहीं मुसलमानों के साथ में भी प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह क्या है? फिर मैं दोबारा अपनी पहली बात पर जाऊंगा। वजह यह है कि इस वक्त में जिस चीज को हम अंग्रेजी में अल्टरनेटिव नैरेटिव कहते हैं, एक ऐसी बातचीत जो कि जो फिरके वाराना बातचीत के मुखालिफ हो, वो बिल्कुल मिसिंग है। हर्ष भाई जो काम करते हैं, अगर सिर्फ उस काम को या भारत जोड़ो यात्रा, ये दो ऐसे 12 साल में हुए एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कि जमीन पर जाकर हमने हिंदू या मुसलमान बनकर नहीं, एक आम हिंदुस्तानी बनकर बात करने की कोशिश की है, और उसके परिणाम, उसके नतीजे हमने देखे हैं। लेकिन आमतौर पर ग्रास रूट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वहां कोई बातचीत नहीं होती। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंपेन करने के लिए रोड शोज करती हैं, ठीक है, और रोड शो में आप करते क्या है, ऐसे हाथ हिलाते हैं। तो वहां जाकर आप जो हम जिस तरह से जाकर बात कर रहे हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, वो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी जमीन पर काम करने की, तो हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी, और जो बुनियादी सवाल था यानी वेलफेयरिज्म वाला सवाल, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। आपको एक सिलेंडर मिल जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। गैस का सिलेंडर मुसलमानों को बिल्कुल ठीक मिला। यूपी में हमने सर्वे किया और हमने ये पूछा कि क्या गैस के सिलेंडर बांटने में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव हुआ, तो जो उसका जवाब था वो नहीं था। तो लेकिन सिर्फ गैस के सिलेंडर तक हम क्यों रुकेंगे? हमें तो उससे ज्यादा जो इस वक्त में सबसे बड़ा जवाब हमारे पास आ रहा है, वो आ रहा है कि अमीर ज्यादा अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब ज्यादा गरीब क्यों हो रहे हैं। और ये जवाब हिंदू और मुसलमान सब मिलकर दे रहे हैं। जब तक हम ग्रास रूट पर या जमीन पर नहीं जाएंगे, तब तक ये जो एक स्मोक है, स्मोक स्क्रीन हो गया है, हम इसी में उलझे रहेंगे। इसलिए जरूरी है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि हम सवाल बनाएं और सवाल को साफ करें, और अगर हम सवाल को साफ करेंगे तो शायद जवाब की तरफ चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।